Hello and welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar. Essay Guide Open Class. This is my essay open class. I am going to discuss one topic of the essay that had been asked in UPSC examinations. And here is the topic UPSC mains. So many topics are there. I always advise that all students cannot be equally competent to write on all the topics. So you must pick up your topic of your strength where you can perform better. How to select a suitable topic is also a skill. And what kind of formula you should use, I have discussed this thing in my previous video. You should watch and learn the skill. But here I have picked up second one. Several students have said that this is a quite challenging topic. So how to develop that kind of things, I will discuss this. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त कर देना युद्ध की सर्वोच्च कला है. इस बात पर रिफ्लेक्ट करेंगे. You know very well that how essay is designed. आप लोग जानते होंगे. Then simple method is that first of all you should decode the term and understand the holistic meaning of the topic. The supreme art of war. So art of war is to subdue the enemy. Enemy is also term. Without fighting, मतलब बिना लड़े ही उसको परास्त कर देना. देखिए ये है ना. आप इसका मतलब क्या निकालते हैं? मतलब निकालेंगे कि मतलब कि अगर एक दुश्मन है आपका, तो इसके साथ बिना लड़े इसको कैसे परास्त कर सकते हैं? तो दो तरीके से किया जाता है. एक्चुअली when we talk about war, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, तब इसको डिकोड करें. एन एनिमी. वॉर का मतलब क्या हुआ? वॉर का मतलब केवल वो वाला वॉर नहीं जो मिलिट्री फाइट करती है. वॉर मीन्स अल्टीमेट कॉम्पिटिशन. वॉर इज द अल्टीमेट कॉम्पिटिशन वेयर कॉस्ट इज लाइफ एंड डेथ. सो वॉर इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन. जितने भी कॉम्पिटिशन है किसी न किसी रूप का वॉर है. बी इट अल्टीमेट कॉम्पिटिशन जो आप मिलिट्री में लड़ते हो, दुश्मन की सेना एक दूसरे से लड़ती है, तो आपके मन में केवल वही आ रहा होगा. बट विथ सिंपल नॉलेज, स्कूल बेस्ड नॉलेज, यू कैन राइट दिस टॉपिक, रिफ्लेक्ट अपॉन दिस टॉपिक. अगर आप इसको समझते हैं तो वॉर हियर इज अ ग्रेडियंट है ना. एवरीडे आर्गुमेंट जो होता है आपका एक दूसरे से, वो भी एक कॉम्पिटिशन है. आप यूपीएससी का कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, एवरीथिंग इज कॉम्पिटिशन. इट इज ए ग्रेडियंट, बट दिस वन इज द एपेक्स. वॉर इज द जो फिजिकल, ये जो वॉर होता है, फाइट होती है मिलिट्री वाली, वो अल्टीमेट हो जाता है वहां पे. लेकिन ये सभी वॉर की कैटेगरी में आते हैं. रिमेम्बर, जहां भी कंपटीशन है वो. अब वो कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है. वॉर का मतलब डिकोडेड मीनिंग कंपटीशन, अल्टीमेट कंपटीशन. गेटिंग? जहां पे एक्सट्रीम कंपटीशन है, यहाँ पे लाइफ एंड डेथ होता है. कहीं पे जीत हार होती है. क्रिकेट में क्या होता है? जीत हार होती है. वहां भी लेकिन कंपटीशन ही है. नो, द आर्ट ऑफ वॉर क्या हुआ कि बिना लड़े इसको हरा. तो क्या हो सकता है बिना लड़े इसको हराने का मतलब क्या है? आपके कनोटेशन में आ सकता है कि हम बुद्धि से, यानी इंटेलिजेंस से, यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, कुछ करके यूज करके हम इस चीज को हरा दें बिना लड़े हुए. पेगासस जो टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास, वो दुश्मन के जगह पे जाके वहां की सूचनाएं ले लेता है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एंड देन दे यूज टू they use strategically to design their minimal strike and they get rid of that thing. वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम कर लेते हैं. they pager bomb or something and then they can kill the target person very precisely. तो ये इंटेल पे होता है. ये इंटेलिजेंस वाला वर्ड नहीं, बुद्धि वाला वर्ड मैंने बोला. इंटेल मतलब वो सूचना क्या था, वो गोपनीय जो सूचना होता है.
तो आप टेक्नोलॉजी में इंटेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंटेल वाला ये सब यूज करके जो आप कर लेते हैं वो एक तरीके से जीतने का ही है। तो इसका कन्वर्टेशन क्या निकलता है कि बिना लड़े जीतना। तो यू कैन से दिस थिंग दैट बिना लड़े जीतने का मतलब कि हमें एक्चुअल में फाइट नहीं करना पड़े, और दूसरा उसके लिए ये सब चीजें होती होगी, लेकिन दूसरी बात ये है कि नहीं होने का मतलब क्या है, फाइट नहीं करना पड़े तो क्या करेंगे फिर आप। तो दुश्मन, जिसको आप दुश्मन कह रहे हो, अपोनेंट प्रोसेस ये पार्टी है, उसके पास क्या है, आप जो एनिमी है, एनिमी अपोनेंट पार्टी को कह रहा हूं मैं। वॉर का मतलब क्या है, व्हेन यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द शिप, killing the army, destroying the tank, ultimately what you want to break the morale of the army, opponent, you can say enemy, so that when morale break down then they would surrender. अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस के पास बहुत सारे इक्विपमेंट थे, बहुत सारे लड़ने के आर्म्स एंड एम्युनिशन थे, नहीं लड़ पाए तालिबान से, एक बुलेट भी फायर नहीं किया। lakhs of पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन कैप्चर्ड इन बांग्लादेश, लाखों सरेंडर कर दिया। जब आपको लगता है मोरल टूट जाएगा, आप लड़ोगे नहीं। सो समहाउ इफ यू आर कैपेबल टू ब्रेक द मोरल ऑफ द एनिमी आर्मी, आप जीत जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, यू आर गेटिंग। अगर वॉर के लेवल पे मैं बात करूं, कुल मिलाकर आप चाहते कि बुद्धि से ये आपने जो किया है वो इस तरीके से हो सकता है कि आप इसके मोरल को तोड़ रहे हो, एंड देन सो दैट दे कुड सरेंडर। एनिमी वर्ड्स का मतलब समझ में, अपोनेंट को कह रहा हूं मैं। वॉर का मतलब कंपटीशन, डिकोड हो गया। अब ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या, अल्टीमेट आर्ट ऑफ द, ये सब समझने के बाद ही आप लिखना शुरू करो, यू नो। सो आपने समझा कि दैट somehow you should break the morale of the opponent so that they could surrender. कभी कभी सामने वाला इतना डर जाता है ना, उसका मोरल डाउन हो जाता है कि मतलब या तो तुम्हारे पास लीडर मर जाए अपना तो भी मोरल डाउन। कई बार सेनाएं एकदम सरेंडर कर देती है क्योंकि लीडर गायब हो गए या अपोनेंट वाला इतना ज्यादा हैवी वेट दिखने लगता है कि लड़ने से कोई फायदा ही नहीं देना रहा, तो उसका मोरल डाउन हो जाता है। सो यू आर गेटिंग नाउ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इसका मतलब ये हुआ द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर जो है। रिमेंबर हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट, कौटिल्य ने दिया, किसी ने दिया, डजंट मैटर, दैट विल नॉट फेज यू मार्क, आपने बड़ा करेक्टली लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका कनोटेशन क्या है, यू शुड डिकोड दैट थिंग, और उसके मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग को कई लेवल, वॉर के लेवल पे, एवरीडे लाइफ के लेवल पे भी लाकर हम समझ सकते हैं। अगर इलेक्शंस को लेके तो एक तरह से वॉर ही रहता है कि आप कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, और बिना फाइट किए कई बार आपने देखा होगा कि लोग लड़ते ही नहीं, अपना नाम वापस ले लेते हैं अपोनेंट, क्योंकि उनको साम दाम दंड भेद करके उसको बिठा देते हैं वो, है ना। तो आप समझ लो वो भी एक तरह का वॉर ही जीत लिया उसने। वॉर यहाँ पे केवल आपको कन्वर्टेशन में गलती नहीं करना है। वॉर इज नॉट जस्ट दैट काइंड ऑफ वॉर, मिलिट्री वॉर। वॉर हर एक फॉर्म ऑफ कंपटीशन को वॉर के श्रेणी में ला सकते हैं, अंडरस्टूड। और उसके बाद उसको एनिमी को कह सकते हैं, अपोनेंट को एनिमी कह दिया आपने, एंड यू कैन यूज द टेक्निक। अब यहाँ पे ये आता है कि ये एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है, ए है और बी है। अगर आप एग्जाम्पल से देखोगे तो बिना लड़े हुए जीतना है, तो एक तो कनोटेशन यही आता है कि जो हमने लिखा है कि आप अपने माइंड को लगा के, बुद्धि को लगा के, इंटेलिजेंस को लगा के, वो जो हमने ऑलरेडी लिखा है। दूसरा जैसे इसी में अगर आता है कि आप ये सब ग्रेडियंट आप कौन से यूज करोगे, जैसे एक गांधीयन मॉडल भी है। ब्रिटिशर, इंडियन, बोले ये लोग कितना जुर्म करेंगे, हम लोग
उस तरह का वॉर नहीं करेंगे। जैसे वायलेंस का, जैसे वॉर का जो कहते हैं ना, लड़ना है मुझे, जैसे भगत सिंह वगैरह सोचते थे, फिलो भगवती चरण बोरा, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, उनका फिलोसफी अलग था। इनका था कि हम उस तरह से लड़ेंगे तब भी ये भागेगा। हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, सिविल तरीके से लड़ेंगे, सिविल डिसओबीडियंस करेंगे। इसको आप मानते हो कि नहीं, ये स्ट्रेटजी है कि नहीं? ये देख लो कि बिना लड़े ही तुमको बाहर कर देंगे, केवल पैसिव रेसिस्टेंस करते, खड़ा हो जाएंगे, हम नहीं मानते आपके ऑर्डर को, सब लोग खड़े हो जाएंगे तुम्हारे विरोध। अब कितने को मारोगे बताओ? एक गांधीयन अप्रोच कर सकते हो कि एक मॉडल था फाइट करने का। उसके बाद आप इसमें क्या ले जाओगे? ये भी देखो, बिना लड़े हुए जीत रहे एक तरीके से आप, बिना ब्लड का आप कह रहे कि कर रहे हैं। एक कनोटेशन में नीचे की तरफ जाए तो बुद्धिज्म टाइप का भी चीजें आती हैं, जहाँ पे आप कलिंगा वॉर में क्या था कि फिर बाद के समय में कि आप हैट्रेट को हैट्रेट से खत्म नहीं कर सकते, तो आप दूसरे मेथड को लाते हैं, बिना लड़े उसके दिल को जीतते हैं। तो ये भी एक अप्रोच है, भले ही आज मॉडर्न टाइम में लगता हो कि रिलेवेंस नहीं है ये, लेकिन दिस जो वॉर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ये दूसरे फॉर्म में, जहाँ पे पर्सनल लेवल पे या राइवलरी है ग्रुप के लेवल पे, फिर देखोगे जीतते हैं तो फिर दिल में जब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आता है तो वो बिना लड़े ही जीतना, उसी को कहते हैं दिल को जीतने वाली बात। तो ये बुद्धिज्म और नॉन वायलेंट का एक ये रूप। तो इन सब को आपको ग्रेज पैराग्राफ वाइज में डिस्कस करना है ना? अब कहोगे आप कि कैसे करें? देखो, आप यू कैन स्टार्ट विथ इंट्रो। इंट्रोडक्शन में आप अपने पसंद का कोई भी इंट्रोडक्शन यूज कर लो, जो भी मन में आता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ वॉर, आल्सो द वॉर को यूज। कभी कभी आप देखते होगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। क्यों होता है वैसा? जस्ट टू क्रिएट डिटरेंस, कि अगर आप ये करोगे ना तो मैं ये कर दूंगा। ड्यूरिंग कारगिल वॉर, नवाज शरीफ विजिटेड चाइना and the Pakistani media articulated the thing that it is a sign of growing alliance between India and Pakistan and China. It will enhance the military power of the Pakistan, and it will have ease over it jointly. And at the same time, when Clinton made a call to Atal Bihari Vajpayee, then the same media was telling that actually America is pressurizing Atal Bihari Vajpayee to withdraw from Kargil area. See how the information is created to communicate some kind of propaganda. During World War, when Churchill visited Russia, then German propaganda ministry said that he had gone over there to explain that it would be impossible to open second front in Europe. But when Hitler visited Netherlands or somewhere, then the same ministry said that now it is sign of the growing military alliances and all. See, so how you create perception to enhance the morale of your own army or group and break the morale of the opponent and lower the morale of the opponent. One thing is called black propaganda. In during World War, it was the time that the enemy's area plane would go and drop the leaflets and all. For what? So that soldiers will see the things that you are fighting here, but your family is suffering a lot because inflation is very high. There is no supply of gas, no supply of food items and grains, and they are suffering. Hospitals are full. They are not getting medical care. This kind of chaos is created. just to break the morale of the fighting army.
So these kind of things are not these are not because of the gun and bombs. It is because they are using intellect. And if morale is down, why the army will fight? क्यों लड़ेगा वो जब मोरल ही टूट जाएगा तो? So any example you can pick up, कोई भी example आप पिक कर सकते हैं, यहाँ डाल सकते हो that see the thing without fighting how deterrence was created और लड़ाई रुक गई या हम जीत नहीं. अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में देखना है तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर when Germans were invading many cities of the Russia, then one city Leningrad, a German Russian sniper Vesely. On this topic there is a movie also, Enemy at the Gate. That sniper was he was made popular. उसको लीफलेट वगैरह में डाल के इतना वो कर दिया कि हम जब तक ये जिंदा है हमारा मोरल, हमें कोई नहीं हरा सकता, वी आर इनविंसिबल. बट द सेम जर्मन आर्मी were capturing other cities which were much more equipped with greater ease. आसानी से उसको कैप्चर कर रहे थे, लेकिन लेनिनग्राद को कैप्चर करना मुश्किल हो गया उसके लिए. क्यों? With captured arms and ammunition, Russians fought very bravely because of that psychological warfare. See, वैसले है मेरे पास, और जब तक वैसले स्नाइपर जिंदा है, मैं ये सिटी में तो जर्मन्स को घुसने नहीं देंगे. एंड एक जर्मन कमांडर आया है स्पेशल उसके लिए, कि कैसे इसको तोड़ा जाए. सो सी विदाउट फाइटिंग एक्चुअली एक इंसान कैसे कितने जर्मन को रोक लेगा, कैसे करे? लेकिन एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया कि सारा जो जर्मन जो ये रशियन है वो बहुत ही ब्रेवली रेसिस्ट कर रहे थे. तो अगर वो परसेप्शन नहीं होता तो उनको कैप्चर आसानी से कर लेते. दे वुड हैव बीन कैप्चर्ड मच विद लेसर एफर्ट्स. तो जो ये रेसिस्टेंस ज्यादा क्रिएट किया और जर्मन्स को बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ रहा था, यानी कि ये परसेप्शन के कारण, एक्चुअल आर्म्स एंड एम्युनिशन तो था ही नहीं इसके पास, तो बिना लड़े ही उसको रोक के रखा था ना. इसको भी एग्जांपल में रख सकते हैं इन पर्सपेक्टिव. मतलब ये ग्रेडियंट है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं. बिना लड़े ही रोक रहा था ना वो परसेप्शन के कारण. जब आप एटम बम रखते हो तो क्या करते हो? यू आर नॉट एक्चुअली ड्रॉपिंग द बम, यू आर क्रिएटिंग डिटरेंस, है ना. उसी तरीके से आप ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर देते हो कि वी आर मच मोर पावरफुल, हैवी वेट है हम, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, और जब लड़ोगे तो आप नहीं बचोगे मुझसे. विदाउट फाइटिंग, इफ एनिमी come to know that there is no point of fighting because we cannot win. अभी मैंने नॉर्दर्न अलायंस का एग्जांपल दिया था. उतने आर्म्स एंड एम्युनिशन से बहुत लड़ाई कर सकते थे वो, एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं किया वो अफगानिस्तान में, एंड दे सरेंडर. तो कोई भी एग्जांपल लेकर आप इसको स्टार्ट करके आप शुरू कर सकते हैं, है ना. मैंने इतना ज्यादा बोल दिया. फिर आपको ये बताना है अपने एग्जांपल से कि ये जो थ्योरी है, ये जो स्टेटमेंट है, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज वैलिड. वैलिड का मतलब इसकी सत्यता कितनी है. तो ऑल द एग्जांपल्स यू आर साइटिंग, ये शो कर रहा है इस चीज के लिए. बट एट द लेवल एट द डेली लेवल ऑल्सो, डेली लाइफ में भी कंपटीशन जो होता है, जो अभी आईपीएल में बहुत से बड़े बड़े प्लेयर अपने साइड लेते हो, क्यों लेते हैं? इस कारण से ना एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये मेरे साथ हैवी वेट है ये लोग, तो आप कैसे हरा सकते हो. तो वो एक साइकोलॉजिकल भी वॉरफेयर हो जाता है. और अगर आप और पर्सनल लेवल पे देखेंगे, देन जैसे आप दो लोग आर्गुमेंट कर रहे हो, अपोनेंट एनिमी कह लो, एंड दिस साइड इज आल्सो देयर, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन पुट योर पॉइंट, बट समटाइम साइलेंस स्पीक्स लाउडर. दो पार्टी है, दो लोग हैं, जहाँ कहीं भी कभी कभी साइलेंस ज्यादा हर्ट करता है, ज्यादा रोकता है उसको.
You want to overpower that one. One thing is through argument and logic and all, जैसे टीवी डिबेट में देखा होगा, और रियल में जैसे गांधी और अदर प्रिंसिपल्स दैट साइलेंस, मुझे नहीं आर्गुमेंट करना है इस चीज पे, आई एम टेलिंग द ट्रूथ एंड आई हैव कॉन्फिडेंस यू अल्टीमेटली यू विल फाइंड. तो यहाँ पे एक मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे रैशनलिज्म है, ये है, हम सोचते हैं कि हर चीज को हम एफर्ट से जीतेंगे, समटाइम पेशेंस और साइलेंस से भी जीतते हैं, यू नो. तो दिस इज अनदर मॉडल जहाँ पे मैंने एक कम्युनिकेशन का एग्जांपल दिया कि किसी को रिलेशनशिप में लड़ाई हो गई, कई बार देखो कि आप कितना भी आर्गुमेंट कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है, लेकिन एक चुप हो जाता है. या दुश्मन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपोनेंट आप पर्सन बोल रहा हूँ, दूसरा आदमी है जो आपसे आर्गुमेंट किया जा रहा है, एक तरह से कंपटीशन ही चल रहा है. बट यू मेंटेन साइलेंस एंड गो साइलेंट, कुछ भी प्रोवोक कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हो, सी द थिंग्स रिजल्ट. तो कुछ लेवल पे ये बहुत ज्यादा वर्क करता है. विच वन द बेस्ट, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. यहाँ पे एनिमी रियल एनिमी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपोनेंट बोल रहा हूँ, जो जिनके साथ आप आर्गुमेंट कर रहे हो. मीन टू से कि आपको एक एग्जांपल लेना है जो शो करे, इस बात को इलस्ट्रेट करे कि बिना फाइट किए हुए, मोरल तोड़ के भी हम चीजों को करते हैं. बॉडी में आपको वैलिडेशन वाला पॉइंट लाना है ना. यहाँ पे आपको वैलिडेशन में प्लस वाला पॉइंट जो सपोर्ट करता हो, इसको लाना है. और एग्जांपल्स में, डायमेंशंस में, पर्सपेक्टिव में हमने लिखा, जो पर्सपेक्टिव्स होगा, एक वाला वॉर वाला पर्सपेक्टिव है, तो मिलिट्री वाला जो आपने लिया, और एक जो है रियल, ये जो यू नो नॉर्मल लाइफ का जो है. तो जो वहां पे आपने ये मिलिट्री और नॉर्मल लाइफ के डायमेंशन पे जो आपने वो लगाया है, उसमें वो इंटेलिजेंस का जो आपने लगाया था कि बुद्धि से जीतना किसी चीज को, इंटेलिजेंस. और सुप्रीम आर्ट में उसी में, इसी ग्रेडियंट में टेक्नोलॉजी है वगैरह, ये जो आपने इंटेल वगैरह लिखा, ये हो गया. और तब नीचे की तरफ आप लिखेंगे गांधीयन मॉडल, उसी के नीचे बुद्धा मॉडल वगैरह डिस्कस करते हुए लिखते चले जाएंगे कि गांधी जी का अपना एक अप्रोच रहा है, जो हमने डिस्कस किया उस बार. मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, तो फ्रेमवर्क में ये सब आना चाहिए. तो आप इस स्टेटमेंट को आप एक तरीके से वैलिडेट कर रहे हैं, है ना, कि ये दीज एग्जांपल्स वैलिडेट दिस स्टेटमेंट दैट सुप्रीम आर्ट ऑफ द वॉर इज टू विन द थिंग्स. लेकिन क्या ऐसा संभव होता है कि कभी कभी हर समय संभव नहीं होता क्या? आपको लगता है एवरी टाइम इट इज पॉसिबल टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग? कभी कभी हर सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता. ये है, महाभारत में साम दाम दंड वे छल कपट करके अश्वत्थामा मारा गया, बोल के निकल गए. एक्चुअली वो तो एक डिसेप्शन ही था ना, बस वो किसी हाथी का नाम था और वो उनको लगा द्रोणाचार्य को कि उनका बेटा ही मारा गया और उन्हें लड़ना छोड़ दिया. तो ये जो आपने किया वो छल कपट ही है, डिसेप्शन है. उसको आप कई जगह नैतिक ग्राउंड पे, मोरल ग्राउंड पे गलत बोले, ये क्या हो, ये कौन सा ये. तो मॉडर्न टाइम में जिसको आप बुद्धि कहते हो, उसको नैतिक ग्राउंड पे क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, गिनी. तो कभी कभी नहीं लड़ना कायरता है, और वो जीत कोई जीत नहीं रहती. अगर आप मोरल डायमेंशन से इसका क्रिटिसिज्म करेंगे, इस स्टेटमेंट का मोरल इवैल्यूएशन करेंगे, तो मे बी कि आपको लगेगा कि ये अनएथिकल है, कि आप जो है अनएथिकल मीन्स यूज करके आप जीत रहे हो. और इस बात को मोरल ग्राउंड पे कहा भी जाता है कि आप ये कौन सा जीत हुआ जो आप छल कपट करके जीते हो.
महाभारत का एग्जाम्पल ले लो, रामायण का ले लो कि आप लड़ाई हो रही है, आप सीता जी को लेके आप भाग आए। तो ये जो डायमेंशन है इस ग्राउंड से देखें तो वो अल्टीमेट वॉर इज द विदाउट फाइटिंग, वो कभी कभी सही नहीं है। वो लगता है कि जीतना क्या हुआ, तो एक तरीके से आपने छल कपट करके किया है। तो वो अगर आप उस एंगल से देखें तो ये भी हो सकता है, दिस कुड बी है। आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं लास्ट में कि मोरल तरीके से ये स्टेटमेंट को देखें तो हर समय ये वैल्यू एब्सोल्यूटिज्म नहीं है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ही समझते होंगे, एक एब्सोल्यूट बात नहीं है ये। तो अगर आप इतने एग्जाम्पल और इतने तरीके से अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगा स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन हो गया, वैलिडेटिंग ये हो गया, उसके अंदर जो है आपको सबसे पहले वो पर्सपेक्टिव लेंगे कि मतलब क्या हुआ उस स्टेटमेंट का, उसको डिकोड करेंगे और फिर बताएंगे कि इसका इंटेलेक्ट क्या मतलब हो रहा है, बुद्धि से जीतने इतने का मतलब जो भी मैंने बताया, एग्जाम्पल्स लेंगे। फिर उसका जो है गांधीयन मॉडल वगैरह भी आ जाएगा और फिर लास्ट में जो उसके क्रिटिसिज्म आ जाएंगे और फिर लास्ट में फाइनली सबसे फाइनल कंक्लूजन आएगा कि दैट देन यू कैन से दैट यस, अगर लड़ाई करना ही नहीं पड़े वो एक अच्छा चीज़ है, लेकिन उसमें एक एथिकल एंगल भी है। और गांधी जी भी लड़ाई नहीं कर रहे थे लेकिन उनका एथिकल ग्राउंड बहुत साउंड था, तो उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। तो सुप्रीम आर्ट तो वही कहा जाएगा। भगत सिंह वाले अप्रोच को तो एक कॉमन था जो और वर्ल्ड में दूसरी जगह भी हुआ। लास्टली मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक फॉरेनर ने, तो मैंने जर्नलिस्ट ने पूछा गांधी से दैट कैन यू गिव वन एग्जांपल फ्रॉम द हिस्ट्री दैट एनी वॉर हैज बीन won without shedding blood, बिना खून बहाए एक वॉर भी जीता गया है। आज पूरी हिस्ट्री में आप बना उठा कर दे तो आप कैसे कर लोगे? देन ही सेड that I am here not to read history but to make history. So this was the bold statement of Mahatma Gandhi that time, perhaps during Dandi March. तो आप इस लाइन पर आप इस क्लोज कर ले सकते हो, है ना, कि आप बुद्धि से, विवेक से, अपने करुणा से या अपने जिस तरीके से भी जिनके मॉडल से आप इसको करना चाहते हैं तो आप जीता जा सकता है। और ये सुप्रीम आर्ट शायद इसीलिए कहा जाता है। थैंक यू, आपको समझ में शायद आ गया हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आई शुड इवेल्युएट योर एसे, तो राइट डाउन एंड सेंड योर एसे, आई विल इवेल्युएट एंड लेट यू नो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम विद पर्सनल मेंटरशिप, आपको मैंने ये दिखाया था ना दैट these individuals, see Chandrima, she got 161 marks in these are pretty good marks in UPSC, actual UPSC exams. And you will find on our website that paper I have evaluated, and देखो उसमें मैंने कितने मार्क्स दिए हैं। सिद्धार्थ जैन 11th rank, 157 marks he got. So if you write under proper mentoring and if you get your feedback, proper feedback, I think you will be able to develop a skill and you will be able to score very good marks in UPSC examinations. So if you want to enhance your essay writing skill, you can join our essay guidance program with personal mentoring, and I will be happy to help you. Website is beautifulmindies.com. ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक की। इस पे मैंने रफ आइडिया दिया है, अब इसको मैंने प्रॉपर लिखा नहीं है, तो आप अगर इस पे लिख के आप भेजोगे तो डेफिनेटली आई विल इवैल्यूएट एंड आई विल लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच।